जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल MMT क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, एसएससी जीडी का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 6 का मैथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ इसमें है, आप लोग सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए आज का हम लोग का मोटिवेशनल वाक्य क्या है कि आपकी काबिलियत ही आपको सफल बनाती है। यानी आपकी काबिलियत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम ही क्या करता है, आपको सफल बनाता है। और आपका चरित्र आपकी सफलता को बनाए रखता है। और आपका जो चरित्र होता है, जो हम लोग का एक्टिविटी होता है, जो नेचुरल होता है, मतलब नेचुरल क्या होता है, आदमी उसके उल्टा सीधा हरकत करने लगते हैं, तो वो आपकी, अगर आपका चरित्र आपकी सफलता को बनाए रखता है। अगर आपका चरित्र सही रखिएगा अपना, तो जिंदगी भर आप क्या करिए, सफल रहिएगा। अब कितना होता है ना कि मान लीजिए कि दरोगा में नौकरी पा गया, तो उसके अंदर काबिलियत है तो दरोगा में नौकरी पा गया। अब कहीं गाड़ी में घूस ले लिया या कोई वैकेंसी भर्ती करा रहा तो उसमें घूस ले लिया। अब घूस लेगा तो क्या हो जाएगा, अब उसका चरित्र डाउन हो जाएगा। अब कहीं पकड़ा गया तो चरित्र क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब डाउन हो जाएगा तो फिर सस्पेंड होकर घर चले आएंगे। तो इसके वजह से ये कह रहा है ना कि आपकी काबिलियत आपको सफलता बनाती है और आपका चरित्र आपका सफलता बनाए रखता है। आपकी चरित्र जो है ना आपको सफलता बनाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 और 5 दिया हुआ है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम हमको दिया हुआ कितना, 75 दिया हुआ है। और एचसीएफ हमको क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, तो यदि इनका अंतर 5 है, यदि इन संख्याओं का अंतर 5 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब मैंने अपने से मान लिया, अब संख्या तो उसमें कोई जिक्र नहीं किया है, तो आप क्या करिए, अपने से संख्या 1 मान लीजिए। मैंने माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ऐसा समझ में। तब कह रहे हैं दोनों संख्याओं का अंतर। अब देखिए कोई भी संख्या में ना अगर एचसीएफ से कोई भी अनुपात, कोई भी रेशियो में आप एचसीएफ से गुणा कर दीजिएगा तो वो वाकई संख्या बन जाएगी, मतलब जो मेन संख्या होता है वो बन जाएगा। अब देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x और 5y, ये हमारा क्या हो गया, जो संख्या मेन होता है वो संख्या बन गया। अब इसका अंतर कितना दे रहा है, इसका अंतर कह रहा है 10 दे रहा है। अब दोनों में से कॉमन ले लिए तो x माइनस वाई, अब 5 कॉमन हो जाएगा तो 10/2 5 हो जाएगा, ये कट के 2 हो जाएगा, तो हमारा x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए ये हमारा तो एक्चुअली ये संख्या था, ये 5x 5y हो गया। अब इसका क्या करिए ना, एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमको एलसीएम 75 कैरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 5xy हो जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन है तब कॉमन 5 हो जाएगा। और xy जो कॉमन नहीं रहता एलसीएम में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितना दिया हुआ, 75, तो क्या करिए 15 × 75, यानी xy बराबर 15 हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर 15 हो जाएगा। अब एक वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट हमारा आता है। वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट कहने का मतलब ये क्या हो गया कि x का ऐसा मान रखिए और y का मान ऐसा रखिए कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, 15 आ जाए, और माइनस करने के बाद 2 आ जाए। ये दोनों समीकरण में हमारा सर्टिफाई करना चाहिए। अब मैंने मान लिया x का मान अगर 5 रख दे रहे हैं, y का मान कितना रख रहे हैं, 3 रखे, तो देखिए 5 × 15, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक्चुअली हमारा x का मान 5 हो जाएगा, y का मान 3 हो जाएगा। अब मूल संख्या हमारा कितना था, 5x 5y हो जाएगा। तो मूल संख्या बराबर 5x, ये 5y था। ठीक। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, x का 5 रखिए तो ये 5 × 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और ये y की जगह पे 3 रखिए, 5 × 3 रखिए तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो हमारा मूल संख्या कितना हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है योग, हमसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग बराबर क्या करिएगा, योग बराबर हो जाएगा 25 और प्लस 15 जोड़िएगा तो कितना, 5 × 5 10, 2 × 1 3 × 4, हमारा 40 हो जाएगा। एक्चुअली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा देते हैं और 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा देंगे। अब देखें, एक होता है M1 D1 और T1 अपॉन W1, ये फार्मूला होता है M2 D2 और T2 अपॉन W2। M कहने का मतलब क्या हो गया,
आदमी हो गया, मैन हो गया, डी का मतलब कितना हो गया, डी का मतलब दिन हो जाएगा, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और डब्ल्यू का मतलब वर्क होता है, कितना काम किया है। अब देखिए इसमें हम लोग सीधे पुट कर देंगे वैल्यू, इसका ये फार्मूला ही होता है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप रखिएगा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। अब ये टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क हो जाता है। अब हमसे क्या कर रहा है कि 16 मजदूर यानी मैन कितना है 16 कितना दिन काम कर रहे हैं 32 दिन, और कितना घंटा काम कर रहे हैं 8 घंटा, और क्या कर रहे हैं एक इमारत को गिरा दे रहे हैं। तो इमारत मतलब कुछ नहीं है, तो एक मैंने मान लिया कोई इमारत होगा जिसमें एक काम किए। अब दूसरा क्या करा है, कह रहा है 24 मजदूर 12 घंटा। अब डी का मान हमको नहीं दिया था, डी का D2 ऐसे ही रख दीजिए, और समय दिया हुआ 12 घंटा, और इसका समान कार्य है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये भी एक कार्य हो गया, ये भी कार्य एक हो गया। अब देखिए काट दीजिए, कैसे काटिएगा, काट दीजिए, 38 के 24 हो जाएगा, 8 के 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 के 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 3 12 128 अपॉन ये 339 हो जाएगा, यानी D2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 128/9। तो हम क्या कहेंगे 128/9 दिन में ये टोटल इमारत क्या करेंगे गिरा देंगे, 24 आदमी मिलके 12 घंटा प्रतिदिन करके। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या करें कि एस अनुपात यू अनुपात बी अनुपात डब्ल्यू अनुपात बराबर हमको इतना दे दिया है, और फिर क्या करें ना कि एस प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू बराबर हमको इतना दे दिया, और क्या करें ना कि हमसे इतना बराबर व्हाट पूछ रहा है। अब देखो रेशियो के हिसाब से ये 2 रेशियो, ये 9 रेशियो, ये 6 रेशियो, ये 7 रेशियो। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 सॉरी 9 2 11 11 7 कितना हो जाएगा 11 7 17 हो जाएगा, और 17 7 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे रेशियो में हमको योग 24 है, और इतना अगर वाकई में जोड़ा गया तो ये 864 हो गया, यानी 24 रेशियो बराबर 864 में लिख दूंगा। अब देखिए काट दीजिए, 12 दूना के 24, 12 7 84, 12 दूना के 24, ये कितना हो जाएगा 36 दूना के 72। हम कहेंगे एक रेशियो बराबर 36 हो गया। तब हमसे क्या पूछ रहा है एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान पूछ रहा है। तो एस यहाँ पे कितना है 2 है, यू कितना है 9 है, और डब्ल्यू कितना है 7 है। तो 9 2 11, ये देखिए 9 2 11, 11 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 रेशियो बराबर हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 18 36 18 54 18 54 18 5 90 18 6 का 108 का 8 हो जाएगा, कैरी 10 18 36 18 54 54 और 10 कितना हो जाएगा 64। हम कहेंगे इतना 648, यही हमारा आंसर हो जाएगा 648 ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं कि एक पुल है जिसका लंबाई कितना है 340 मीटर है, एक ट्रेन है वो उसको 35 सेकंड में पार कर देती है। वही ट्रेन दूसरी पुल को जिसका लंबाई 460 मीटर है और उसको 30 सेकंड में पार कर देती है। अच्छा ये एक चीज सोचने वाली ये बात है कि कभी भी ट्रेन आप किसी पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई पार करेगी और पुल की लंबाई को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी कोई ट्रेन तो खुद की लंबाई पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी। और आदमी तथा खंबा दो चीज को पार करेगी तो आदमी और खंबा की लंबाई कोई नहीं होता है, दूरी कोई नहीं तय होता, उसका नगण्य हो जाता है। कैसे होता है देखिए, ये मान लीजिए एक क्या है, ये पुल है, अब ये ट्रेन है यहाँ तक आई और फिर ये ट्रेन ऐसे ऐसे इसको गुजारी और गुजारने के बाद यहाँ तक गई। तो देखिए ये इतना और ये इतना, टोटल हमारा फाइनल डिस्टेंस कितना दूरी तय की, इतना दूरी तय की। तो क्या हो जाएगा, जब भी ट्रेन पार करेगी तो पुल की लंबाई और खुद की लंबाई को भी पार करेगी ट्रेन। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको देखिए ट्रेन की पहले हमको चाल पूछ रहा है, ट्रेन की चाल पूछ रहा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय लगाएंगे तो हमारा चाल निकलेगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हमको ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तब फर्स्ट हमारा काम क्या होगा कि पहले ट्रेन की लंबाई निकाल ले। अब ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना, एक ही ट्रेन है तो चाल तो बराबर होगा, एक ट्रेन है तो चाल तो एक ही चाल से चलेगी, तो चाल बराबर चाल कर लीजिए, चाल बराबर चाल। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय, तो दूरी कितना हो जाएगा 340 और पुल की लंबाई 340 हो जाएगा और ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं माना तो मैंने x मान लिया, माना यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर x मैंने मान लिया अपने से। अब देखिए कितने सेकंड में पार कर रही है, 35 सेकंड में, बराबर ये पुल की लंबाई 460 है और प्लस x अपॉन 38 सेकंड में पार कर रही है। अब यहां से देखिए कटा पिटा के x का मान जान रहे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आता है 3x बराबर 3180 आता है। अब करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3x बराबर 3180 आता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 और 0 3 6 18 160। तो हम कहेंगे 1060 मीटर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब देखिए हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा,
चाल बराबर दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। अब दूरी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा फाइनली दूरी हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, ये पुल की लंबाई 340, मान लीजिए इसी में पुट कर लीजिए, चाहे इसमें पुट कर लीजिए, इसमें पुट करिएगा तो इसकी पुल की लंबाई, इसकी समय, इसमें पुट करिएगा तो इसकी पुल की लंबाई और इसकी समय हमको करना पड़ेगा। अब एक चीज देखिए, ये 340 हो गया पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 1060 अपॉन कितना हो जाएगा समय 35। अब इसको देखिए जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 0 का 0 हो जाएगा और 6 4 10, 10 के 0 कैरी 1 और 3 1 4 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा अपॉन 35। ये हमारा चाल हो गया। अब इतना देखिए, ये मीटर में था, ये सेकंड में हो गया तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसमें ऑप्शन जान रहे किलोमीटर पर आवर में दे दिया है, तो किलोमीटर पर आवर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है तो बड़ा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 7 5 35, 7 दूना के 14, 200 हो जाएगा। अब देखिए 25 8 कितना होता है, 50 25, 25 8 कितना होता है 200 होता है और 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 144 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 55 क्या कह रहा है कि हमको कह रहा है ना कि एक चार्ट दे दिया है, ये एक ऐसा चार्ट बना हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट कार बनाने में 7 विभिन्न कंपनियां J1 से J7 तक में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। अब एक कार बनाने में इतना लग रहा है समय और टोटल का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा है एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे लगते हैं, टोटल कार बन रहा है तो उसमें 1200 घंटे लग रहा है, मगर परसेंटेज में J1 के पास 14% रह रहा है, J2 के पास 18% समय लग रहा है, J3 के पास 20% समय लग रहा है। टोटल बनाने में एक फाइनल हो जाएगा। अब देखिए J1 J2 J3 कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए गाड़ी में टायर कसा गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए पेट्रोल भरा गया, यहाँ पे मान लीजिए सीट कवर लगा, यहाँ पे मोबिल चेक हुआ, यहाँ पे कुछ चेक हुआ, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट पुर्जा, एक पार्ट पुर्जा में गाड़ी कभी भी नहीं एक जगह तैयार नहीं होता, हर जगह पार्ट उसका तैयार होता है। तो ये टोटल बनाने में कह रहे हैं कि 1200 घंटे लग जाते हैं, यानी टोटल हमारा कितना है 100% है और समय टोटल कितना लग रहा है 1200 घंटा, यानी हम ये कहेंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा 1200 घंटा। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 1% बराबर कितना हो जाएगा 12 घंटा हो जाएगा, 1% बराबर 12 घंटा। अब आगे क्या करें, J3 J6 J7 का औसत क्या होगा, हमसे पूछ रहा है औसत। अब औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले करें J3, तो J3 हो गया और J6 और J7 का औसत हमसे पूछ रहा है कि औसत कितना समय लगा। तो देखिए 20 और 20 10 30 30 6 36 और 36 2 38 38 10 48, तो हम कहेंगे 48% अपॉन, अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज का क्या होता है कि संख्याओं का योग अपॉन संख्या। अब देखिए एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तो इसको 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब बराबर क्या करेंगे 1% बराबर इतना, तो हम कहेंगे कि 12 गुणे 48 अपॉन 3। अब इतना में कितना घंटा लग रहा है, तो देखिए 3 चौके 12 हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 चौके 16 16 3 19, हम कहेंगे 192 घंटा टोटल लगा होगा। यही हमारा फाइनली आंसर बन के आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 में ये कह रहा है कि हमको एक ग्राफ दे दिया है और ये ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि ये व्यय से राजस्व का अनुपात है, यानी व्यय अनुपात राजस्व है, ये राजस्व है, व्यय अनुपात राजस्व है, यही हमको क्या दिया दिया डायग्राम में हमको दे दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि Y4 का राजस्व इतना दिया हुआ है और कह रहा है Y4 का लाभ कितना होगा। अच्छा, व्यय और राजस्व का मतलब क्या होगा, राजस्व का मतलब यह हुआ कि हमने कितने में सामान बेच दिया और व्यय का मतलब यह हुआ कि मैंने कितने में सामान खरीदा, उसको खरीदने के लिए मैंने कितना पैसा वेस्ट किया या वो सामान बनाने के लिए मैंने कितना पैसा वेस्ट किया। मान लीजिए एक समोसा है, अब समोसा बनाने में आपको लागत 5 रुपया आ गया और बेचे उसको 6 रुपया में, तो हम कहेंगे 5 रुपया वो हमारा क्या हो गया व्यय हो गया और 6 रुपया में बेचे तो वो हमारा राजस्व हो गया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। वैसे ये हमको अनुपात में दे दिया है। अब अनुपात में कहने का मतलब कह रहे हैं कि Y4 का राजस्व हमको दे दिया है 22,500 दे दिया है। अब कह रहे हैं कि उसका लाभ कितना होगा। अब देखिए Y4 का निकालिए, तो इसका हो जाएगा Y4 का, यहाँ पे देखते हैं Y4 का दिया हुआ 0.90, ये पॉइंट हटाइएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये जिससे 0 कट जाएगा, यानी 9/10 आ जाएगा। अब 9 के आने का मतलब क्या है, ये व्यय है, व्यय है, ये क्या है
राजस्व है, ये हमारा 10 राजस्व है। तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, हम कहेंगे प्रॉफिट इसका 1 रुपये का हुआ, नहीं हुआ। रेशियो में हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ क्योंकि 9 रुपया बनाने में खर्च कर दिया और 10 रुपये में सामान बेचा है, यानी 1 रुपये का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो वही प्रॉफिट ही क्या होता है, लाभ होता है। तो हमसे पूछ रहा है लाभ बराबर क्या होगा। अच्छा एक देखिए, हमको राजस्व बराबर कितना दिया हुआ है 22,500 और यहाँ राजस्व बराबर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यानी हमारे हिसाब रेशियो के हिसाब से 10 है, क्वेश्चन के हिसाब से 22,500 है। तो हम कहेंगे 10 बराबर 22,500। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2250 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है लाभ, तो लाभ हमको कितना का हो रहा है 1 रेशियो बराबर लाभ हो रहा है, तो हमारा 1 रेशियो बराबर कितना है 2250, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है कि कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:2:1 दिया हुआ है, यानी हमारा कोई ये त्रिभुज होगा। अब जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दिया 5 दिया हुआ है, 2 अनुपात दिया है, 1 दिया हुआ है, ये अनुपात में दिया हुआ है, ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है। अब देखिए परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरीमीटर बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। अब हमको परिमाप दे दिया है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर कहने का मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, ये किनारे किनारे लंबाई को हम लोग परिमाप बोलते हैं, यानी ये बाउंड्री जो दिख रहा है तो इसका योग को हम लोग परिमाप बोलेंगे। अब देखिए योग कितना हो रहा है 5 1 6 6 2 8, यानी हमारा रेशियो के हिसाब से 8 हो रहा है, योग टोटल का 8 दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमको कितना दिया हुआ है 88 दिया हुआ है। तो हम कहेंगे 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 88, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर हमारा है कि 11। अब कह रहा है सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा कौन है 5 है, 5 रेशियो में, यानी 5 रेशियो बराबर हमको निकालना होगा। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 55, यही हमारा बड़ी भुजा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि हमसे ये कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं दीपक और विनोद, उनका चाल का अनुपात 19:16 दे दिया है। अब कह रहा है ना कि विनोद का एक्चुअली चाल जो वास्तविक चाल है वो 84 किलोमीटर पर आवर है। तो हमसे पूछ रहा है ना दीपक की गति क्या होगा। अच्छा एक चीज देखिए, रेशियो में हमारा 12 किलोमीटर पर आवर है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर आवर है, यानी 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए काट दीजिए 12 7 84, यानी 1 रेशियो बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7। तब 19 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, दीपक की चाल पूछ रहा है, यानी 19 रेशियो, तो 19 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 19 7 कितना होता है 133। तो हम कहेंगे दीपक की चाल हो जाएगा 133 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने की पश्चात 5845 रुपया में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, जब भी हमको परसेंटेज में मानना होता है तो अंकित मूल्य या सीपी को हम लोग 100% मानते हैं, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100%। अब क्या कह रहा है ना कि उसको कह रहा है कि 12% की 12.5% की छूट पे बेच रहा है, 12.5% इतने पे छूट पे बेच रहा है, यानी सेलिंग कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 87.5। इतना रुपया में क्या करेगा, इतने परसेंट में बेचेगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके पश्चात इसने 5845 रुपया में बेच दिया है, यानी पैसे के हिसाब से हमको कितना में बेचा है 5845 रुपया में ये बेच दिया है। अब इसको काट दीजिए, काटने के बाद हमको क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य हमसे यानी 100% का मान पूछ रहा है, 87.5% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए इसको हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 5 1 5 और 5 7 35 और 50 25 175 अपॉन कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब से हमसे मान पूछ रहा है कितना 100% का मान पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है, तो 5845। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा 2 और ये वाला नीचे आ जाएगा 175 इंटू 100% है, यानी यहाँ पे 100% कर देंगे। अब देखिए 25 साथ कितना हो जाएगा, 25 साथ 175, तो ये 7 हो गया और 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 2 24 हो जाएगा, 7 लिखे 21, 7 5 35। अब देखिए 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 में इसे में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 5 40 को 0 4, 8 3 24, 24 4 28, 2 8 28 64, 64 2 कितना हो जाएगा 64 2 66 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 6680 रुपया में एक्चुअली इसका क्या होगा मार्केट प्राइस हो जाएगा, इतना ये एमआरपी छापा होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 12,500 की राशि पे इसको ब्याज मिल रहा है कितना
5625 रुपया इसको ब्याज मिल रहा है। दर कितना दिया हुआ है? 7.5% दर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है समय, तो आसानी से हम लोग समय निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे? हमको फार्मूला है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है? प्रिंसिपल हो गया, R रेट हो गया, दर हो गया, और T मतलब समय हो गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी हमारा ब्याज हो जाएगा। ब्याज हमको कितना मिल रहा है? 5625 रुपया, और प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है? 12,500 रुपया। दर कितना दिया हुआ है? 7.5 दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है? समय हमको निकालने के लिए दिए कर रहे हैं, और ये अपॉन 100 हो जाएगा। ऐसा समझ में? अब ये जीरो कट जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 एकम 5, 50 25, 5 गुना के 10 हो जाएगा। अब ये कटेगा, अब इसको क्या करिए? 5 से काट दिए, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 गुना के 10 और 50 25, ये आ गया, कितना आ गया? आ गया 1125। अब फिर ये क्या होगा? 5 से काटेगा, 25 5 125, 25 चौके 100 और 25 5 125 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 5 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 3 15, यानी यहाँ पे 3 आएगा। इसको इधर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? T बराबर 3 गुना के 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? यदि x जो है ना y से 30% कम है, x जो है ना y से क्या है? 30% कम है। अगर y को हम 100% माने तो ये 30% कम हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। ये इसका मान कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? z जो है ना 1 से 50% कम है, z जो है 1 से 50% कम है, यानी ये हमारा 100 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 50 हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो हमसे आगे क्या कर रहा है कि z जो है ना y से कितना प्रतिशत कम है, z जो है ना y से कितना प्रतिशत कम है, यही हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये क्या करिए, ये रेशियो बना लीजिए, ये 7:10 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, x का मान यहाँ पे 2 है, x का ये मान यहाँ पे क्या है? 7 है, यानी रेशियो हमारा क्या है? अनबैलेंस है। एक आदमी का 2 मान थोड़ी हो सकता है, एक डिजिट का, एक लेटर का 2 मान नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, ये हमारा x है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि यहाँ का बराबर हो जाए। अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। तो देखिए x अनुपात y अनुपात z, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, और इसमें क्या करिए? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 7 गुना के 14 हो जाएगा, और 10 गुना के 20 हो जाएगा। और फिर ये 7 एकम 7, z का मान कितना हो जाएगा? 7 रेशियो हो गया, और 7 गुना के 14, x का मान 14 दे ही दिया गया है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि z जो है ना y से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है? z जो है ना y से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है? 13, और y से कितना प्रतिशत? y से कंपेयर कर रहा है, तो 20 इंटू 100 कर दीजिए, तो 20 5 100 हो जाएगा, 13 5 65। तो हम क्या कहें? 13 65% ये क्या है? कम है एक दूसरे से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 के बाद अब देखिए 62 क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि धीरज 100 मीटर की चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार करता है, तो धीरज की गति क्या हो जाएगा? 100 मीटर चौड़ी सड़क को पार करता है 25 सेकंड में, तो धीरज की हमको क्या बोल रहा है? धीरज की गति पूछ रहा है, यानी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी अपॉन समय होता है। तो दूरी हमको कितना दिया हुआ है? 100 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है? 25 सेकंड। ये 25 से काट दीजिए, 25 चौके 100, 4 मीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा धीरज की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश के 7 राज्य द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को यदि देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक देश है, उसमें 7 राज्य है, ठीक, और 7 राज्य में क्या हो रहा है ना कि बर्फबारी हो रहा है, साल भर में बर्फबारी हो रहा है। तो बर्फबारी को क्या करना? परसेंटेज में दर्शा दिया है, जितना टोटल मतलब देश में बर्फबारी हुआ उसका S1 राज्य में 8% हुआ, S2 में 15%, S3 में 20%, से टोटल S7 में कितना हो गया? 25% हो गया। यही हमको प्रतिशत में दर्शा दिया हुआ है। और फिर कह रहे हैं कि वार्षिक बर्फबारी, उस देश का कुल बर्फबारी जो है ना 700 सेंटीमीटर है, 700 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए चार्ट के हिसाब से कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ेंगे तो हमारा 100% देश में बर्फबारी हुआ, तो हम कहेंगे 100%
बराबर 700। क्या हो, इतना बराबरी हो गया। ठीक, अब देखिए ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1% बराबर 7 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि S5 में मासिक बर्फबारी कितना हो जाएगा, तो S5 में मासिक बर्फबारी कितना हो जाएगा, 12% है। तो ये 12% जो है ना वार्षिक दिया हुआ है, मासिक नहीं दिया हुआ, ये वार्षिक दिया हुआ है। तो यानी वार्षिक यानी 12% बराबर कितना हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर। ये वार्षिक है। वार्षिक का मतलब जिसमें 12 महीना इंक्लूड हो, एक साल क्या बोल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि S5 में मासिक बर्फबारी यानी हर महीने में कितना बर्फबारी हो रहा है। तो हर महीने में बर्फबारी पूछेगा तो ये साल भर का बर्फबारी है। अगर इसमें 12 महीने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक महीना का पता चल जाएगा, हर माह का निकल जाएगा। तो इसको क्या करिए, 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 सते 84। हम हर माह इसमें क्या हो रहा है, 7 सेंटीमीटर ये इसमें बर्फबारी हो रहा है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, इतना हमको दे दिया, इसको सरलीकरण बोला जाता है, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा एक चीज देखिए, एसएससी जीडी में ना हर मतलब ऐसा कोई सेट नहीं होगा जिसमें सरलीकरण से क्वेश्चन ना दिया हुआ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन ना दिया हुआ। अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाने का रूल क्या होता है, एक आता है बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास, यानी पहले बी का काम होगा, फिर बी का काम होगा, फिर ओ का काम होगा, फिर डी का काम होगा, यानी सबसे लास्ट में एस का काम होगा। अब देखिए v का मतलब क्या हुआ, v का मतलब हो गया बार। बार किसे कहते हैं, जैसे दो संख्या है 3 और 2 है तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए तो पहले इसका काम होगा। b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है, एक बड़ा एक मझिला होता है, दूसरा तीसरा बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होगा, फिर इसके बाद मझिला और फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम होता है। ठीक, अब देखिए ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, इसके बाद अब का काम होगा, फिर डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग का काम होगा, एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब अब इसके बाद गुणा का काम होगा, गुणा हो जाएगा। ए का मतलब योग होता है, योग, ऐड, ऐड का मतलब योग होता है, इसके बाद योग का काम होगा। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव, अब इसके बाद घटाव का काम होता है। ठीक, तो सबसे पहले बार का काम होगा, फिर ब्रैकेट का काम होगा, वो मतलब का काम होगा, फिर भाग का काम होगा, या गुणा का काम हो जाएगा, योग का काम हो जाएगा, घटाव का काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए 4/5 लिखेंगे, ये डिवाइड का ऐसा कि ऐसा छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे ना, इसको कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट अलग हो गया है, ये पार्ट अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो का लगा हुआ है ना, तो पहले का होगा, पहले ब्रैकेट का काम हो जाएगा, फिर इसके बाद का काम होगा। ऐसा समझ में, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट का काम होगा। तो ये 4/5। अब देखिए जब भी डिवाइड रहता है तो इसको गुणा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट के लिख देते हैं। तो यहाँ पे गुणा करिए, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब -7/5 कर दीजिए और प्लस 2/15। अब इसको जोड़िएगा मत, क्योंकि यहाँ पे का लगा हुआ है, यानी जोड़ से पहले क्या है, पहले का है, तो पहले का काम होगा। और का से पहले क्या है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का काम होगा। अब देखिए इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम भागा को हटाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, भागा को हटाएंगे तो गुणा लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे 5/4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे 5/4, यानी 12/15 को अब क्या लिखेंगे, अब 5 × 15 हो जाएगा, 15/8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 5 × 15 4 दूना के 8, तो 15/8 लिख दिया। अब देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब सबका एलसीएम ले लिया, ये 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 32/25 और -7/5 और प्लस 1/4। अब सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 25 × 4 = 100, तो 4 से 32 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 × 3 = 12 और माइनस ये 20 हो जाएगा, 20 × 7 = 140 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल आ जा रहा है 13/100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि N1 तथा N1 और N2 का औसत 17 दिया हुआ है। N1 और प्लस N2 का हमको दिया हुआ है औसत, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये औसत हो जाएगा, ये दिया हुआ है 17। ठीक, इसको औसत बराबर औसत कर दिया। अब देखिए N1 + N2 बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूना के 34, ये हमारा 34 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है N2 तथा N3 का औसत 44 दिया हुआ है, यानी N2 प्लस N3 का औसत कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 44। अब देखिए इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, N2
प्लस n3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, n3 तथा n1 का अंतर बताइए, n3 तथा n1 का अंतर बताइए। तो ये हो जाएगा n2 प्लस n3 बराबर कितना दिया हुआ, 88। अब इसको ये समीकरण को यहाँ लिखिए, n1 और प्लस n2 बराबर 34। अब दोनों को घटा दीजिए, तो ये घट गया, ये घट जाएगा और यहाँ पे घट जाएगा। तो देखिए n2 माइनस प्लस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया ऊपर n3 और माइनस n1। अब यहाँ पे घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका अंतर कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमको क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करें कि 2a बराबर 3b और 3b बराबर 7c, यानी इसके कहने का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर, तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे बराबर हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए ये निकालने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, इसको हम क्या करेंगे, झाप मेथड से बनाएंगे, यानी जिसका रेशियो लिखना होगा उसको ढप देंगे। जैसे एक हमको रेशियो लिखना है तो एक को ढप देंगे। अब देखिए 7 लिखे 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। अब b का रेशियो लिखना है तो b को ढप दीजिए, तो 7 दूना के 14, ये हमारा 14 हो जाएगा। अब c का रेशियो लिखना है तो c को ढक दीजिए, 3 दूना के 6, इसके नीचे 6 लिख दिया। अब देखिए कटने वाला है, कोई कट रहा है इसमें, नहीं कट रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में करता है। कोई कार्य है, कार्य को टोटल मैंने 1 मान लिया, इसका कह रहा है 1/4 क्या कर रहा है, 32 दिन में ये टोटल काम कर दे रहा है, 1/4 32 दिन में कर रहा है। तो क्या और आगे क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि संपूर्ण कार्य करने को में रोहित को कितना समय लगेगा, संपूर्ण काम करने में, यानी एक काम करने में कितना समय लगेगा। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4 दूना के 8, 4 3 12, हम कहेंगे 128 दिन टोटल काम लगेगा, उसको 128 दिन लग जाएगा काम करने में। ऐसा समझ में। 67 के बाद अब आ जाएगा 68। कह एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में क्या हो रहा है, स्वयं का 8 गुना हो जा रहा है। अब आगे देखिए क्या रहा है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में स्वयं का 4096 हो जाएगा। ऐसा समझ में। तो अगर 8 का ये कितना है, 8 का पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 का पावर 4। घर पे करिएगा ना, 8 का पावर 4 निकालिएगा तो इतना ही आएगा आंसर आपका, समझ में है। अब देखिए, अब समय इसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके पावर से सीधे ये समय जो दिया रहता है 7 वर्ष 2 वर्ष जितना भी दिया रहेगा, तो इसके पावर से डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौके 28 वर्ष, तो हम क्या इसको 28 वर्ष लग जाएगा टोटल 4096 गुना होने में। और देखिए एक चीज और होता है, यहाँ पे जो दिया रहता है ना उसी का ये फॉर्म में यहाँ पे तोड़ना पड़ता है। इसका क्या होना चाहिए, बेस यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी बेस 8 ही होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पावर से डायरेक्ट ये समय जो दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा समय निकल जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको आप क्या करिए, इसको बना लीजिए। करें सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए का औसत 110 दिन है। अब देखिए पहले कह रहे हैं कि पहले 2 दिन का औसत 110 दिन है, तो 105 दिन है, तो औसत में क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए। योग बराबर क्या होता है, योग बराबर ये होता है कि औसत गुणे संख्या हो जाता है। योग का फार्मूला यही होता है ना कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत हमको कितना दे दिया, 105 दे दिया, और संख्या में 2 दिन का दिया होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये टोटल हमारा फाइनल बन के कितना आ जाएगा, 5 के 10 2 के 10 210 दिन हो जाएगा। पहले दिन का, पहले सप्ताह का पहले 2 दिन का 210 हो जाएगा, 210 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे रखा अगले 3 दिन के लिए 84 है। अगले 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए क्या है 84, तो 84 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 दिन का औसत दिया हुआ 84, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 के 2 कैरी 1 और 3 8 24, 24 1 25 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों का 49 औसत 49 है। सप्ताह का अंतिम 2 दिनों का औसत 49 है। सप्ताह का अंतिम 2 दिन का औसत कितना है 49 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो योग हमारा निकल जाएगा। तो कितना 9 दूना 18 4 दूना 8 9 98 हो जाएगा, यानी टोटल सप्ताह का हमको दे दिया है। इसको जोड़ दिया 8 2 10 और 9 5 14 14 15 15 1 16 के 6 कैरी 1 2 2 4 1 5
हमारा कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। ये हमारा टोटल योग कितना है सप्ताह का 560 दिन हो जाएगा, 560 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्ष 455 है। शहर ए, ये शहर ए है, ए का 560 था, शहर बी का साप्ताहिक हमको दे दिया, कितना दे दिया है 455 दे दिया है। अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, 5 एक 5, 6 5 11 के 1 5 9 1 10, 1015 आ गया। तो कह रहा है ना कि दोनों शहरों का मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगा, औसत दैनिक वर्षा क्या होगा। तब क्या करिए, ये भी 7 दिन का है, ये भी 7 दिन का है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 एक 7 हो जाएगा, ये 3 31 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 3 35 7 5 35, यानी हम कहेंगे वर्षा दोनों शहर का दैनिक सप्ताह औसत वर्षा कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, 145, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपया है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1240 रुपया है, यानी सीपी हमारा कितना हो जाएगा 1240 रुपया हो जाएगा, यही सीपी हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है कि इस पे हानि हो रहा है 32% का हानि हो रहा है। हानि कितने परसेंट का हो रहा है, हानि हो रहा है 32% का। अच्छा देखिए, जब भी परसेंट में मान लेता है तो हमको क्या मानना होता है, सीपी 100% मानना होता है, या एमआरपी को हम लोग 100% मानते हैं। तो यहाँ सीपी को कितना मानेंगे 100% मान लेंगे, ऐसा समझिए। अब देखिए 32% हानि हुआ, यानी बेचा होगा कितने में 68% में बेचा होगा, नहीं बेचा होगा। 100% में खरीदा, 32% का हानि हुआ, यानी इसमें से घटा दीजिए तो यही हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो ये हमारा 68% में बेचा होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कितना में बेचा होगा, यानी हमसे 68% का मान पूछ रहा है। अब देखिए 100% बराबर कितना दिया हुआ है, 100% बराबर दिया हुआ है 1240, तो हमसे 68% का मान पूछ रहा है, तो 68% बराबर कितना हो जाएगा 1240 अपॉन 100 इंटू 68। अब देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। अब देखिए कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 के 6 कैरी 1, और 8 छः का 48, 8 छः का 48 है 12, 6 दूना के 12, 48 2 50 10 60, और 60 एक 61 के 1 कैरी 6, 6 4 के 36, 36 से 6 कितना हो जाएगा 42 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसको फिर काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, और 5 चौके के 20 हो जाएगा, और 5 3 15, 5 दूना के 10, यही हम कहेंगे 884 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 843 रुपया 20 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एच बराबर हमको कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। अब ये शंकु हो गया, कोई ये शंकु हो गया, ये आधार हो गया, ये त्रिज्या हो गया, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, उसका आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, यानी डी बराबर हमको कितना दे दिया 42 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर, ऐसा समझ में, ये हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर। क्यों, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब हमको ये निकालना है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, ये पाई आर एल फार्मूला होता है। अब देखिए हमको आर का मान पता है मगर एल का मान पता नहीं है। एल किसे कहेंगे, ये तिर्यक लंबाई को एल बोला जाता है, आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, एल यहाँ पे निकालने के लिए, ये हमारा 90 डिग्री पे काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये 28 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 35। तो ये हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, एल का मान हो गया 35। अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ 21, और एल का मान कितना दिया 35। तो काट दीजिए, 7 5 35, 5 दूना के 10 के 0, 5 दूना के 10 एक 11 हो जाएगा, गुणे 21, ये 0 के 0, 21 का 11 के 11 कैरी 1, 11 दूना 22 1 23। तो हम कहेंगे 2310, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें आ रहा है कोई 2310 फर्स्ट ऑप्शन है, यही 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 80 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 50 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। देखिए
80 गुणे CP और 50 गुणे SP, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो हम कहेंगे अब देखिए इसका रेशियो ये होता है और इसका रेशियो ये होता है, यानी CP का रेशियो कितना हो गया, CP 5 रेशियो में हो गया और SP कितना हो गया 8 रेशियो में हो गया। तब हमसे आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। खरीद रहा 5 रेशियो में, बेच रहा 8 रेशियो में, यानी लाभ कितना का हो रहा है 3 का हो रहा है। कितने पे, तो भाई CP यहाँ पे लिखेंगे, लाभ बटा CP इंटू 100 कर दिया था कितना 5 के 10 20 23 60, हम कहेंगे 60% का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की आयतन तथा लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है। देखो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन तथा लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है, यानी शंकु का आयतन बराबर बेलन के आयतन के बराबर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई, जिसकी किसके लिए आता है बेलन के लिए, जो नजदीकी वाला पर्सन होता है, तो कह रहा है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई कितना है ये 48 सेंटीमीटर है। ठीक, और फिर आगे क्या कह रहा है 48 सेंटीमीटर, आधार की व्यास 20 सेंटीमीटर है, ये आधार का टोटल व्यास हमको कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे आप देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है इसके आधार का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो गया, व्यास 20 सेंटीमीटर हो गया, शंकु का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला हमको दे दिया 16 सेंटीमीटर। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो आधार का व्यास क्या होगा, आधार का व्यास ये हमारा टोटल क्या होता है व्यास होता है, यानी यही हमसे क्या पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो हम त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो यही हमारा व्यास हो जाएगा। अब देखिए शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये क्वेश्चन में कह चुका है, तो यही हम क्या करेंगे दोनों का फार्मूला लिख देंगे। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, बेलन का क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ये पाई से पाई कट गया, अब 1/3 शंकु का आर क्या है, आर हमको निकालना है तो आर स्क्वायर हो गया, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16। अब देखिए बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 10 × 10, और ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ है 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48। अब क्या करिए कटा दीजिए 16 × 48, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा रूट में, तो 100 अतिथि लिखे 9 यानी 900 हो जाएगा, तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसका मान 30 हो गया, तो इसका ये डबल होता है व्यास, यानी d बराबर हमारा कितना हो जाएगा 30 × 2 बराबर हमारा 60 हो जाएगा, यही हमारा 60 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 में ये पूछ रहा है इतना हमको डाटा दे दिया, इतना बराबर वाट पूछ रहा है, ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करते हैं वी बॉड मास, इससे पहले मैं बता चुका हूँ वी बॉड मास क्या होता है, उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा। अब इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, पहले का काम करेंगे, तो 5/155 का मतलब गुणा होता है, तो गुणा 25/4 हो जाएगा, प्लस 20/3। अब देखिए ये अलग हो जा रहा है, ये डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड का साइन हटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा गुणा भी पलट के लिखते हैं, डिवाइड का साइन हटा के गुणा लिखिए और इसको पलट के लिखिए, 9 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 3 लिखे 9 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, यानी 3/5 यहाँ पे आ गया, 5/25 हो जाएगा, 25/4 हो गया। अब भागा है तो यहाँ पे क्या करिए गुणा लिखिए, इसको पलट के लिखिए, यानी 4/5 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा 3/5। अब देखिए ये 5 से 5 कट गया, यानी हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 4 सही 3/5, 4 5 20 20 3 23, तो हम कहेंगे 23/5, यही हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। है समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे ये कह रहा है ना कि माध्य बराबर क्या होगा, तो माध्य बराबर ये होता है, माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, कोई ये वो नहीं है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f।
यही हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था अंक, अंक लिख क्या दिया हुआ था, इसमें कह रहा है कि छात्र कक्षा ए में छात्र की संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए ये हमको कह रहा है कि 2 से 0 से और 2 के बीच के अंक वाले बच्चों की संख्या 3 है, 2 से 4 वाले अंक के बीच की संख्या बच्चों की संख्या 4 है, 4 से 6 अंक के बीच वाले बच्चों की संख्या 1 है, 6 से 8 अंक वाले बच्चों की संख्या 1 है बीच वाले, 8 से 10 के बीच में अंक वाले बच्चों की संख्या 1 है, और 10 से 12 के बीच में अंक वाले बच्चों की संख्या कितना है, 0 है, कोई नहीं है। अब इसको हमको क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। अब हमको एक वर्ग चिन्ह निकालना होता है। वर्ग चिन्ह किसे कहेंगे, तो वर्ग चिन्ह उसे कहेंगे, इसको क्या करिए जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, तो 0 में 2 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 2 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 और 4 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10, 10 में तो 2 से डिवाइड करेगा तो ये 5 हो जाएगा। 8 में 6 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में 2 से डिवाइड करेगा तो 7 आ जाएगा। अब देखिए 10 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18, 18 में 2 से डिवाइड करिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक। 10 में 12 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 और 12 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये हमारा क्या आगे निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 11 9 20, 20 7 27, 27 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 3 35, 35 1 36, तो ये हमारा हो गया 36। अब देखिए fx का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 11 में ये 0 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 12 3 15, 15 5 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, 27 9 कितना हो जाएगा, 27 9 36 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 36। अब देखिए इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, fx का मान निकल गया 36 आ गया, और सिग्मा f का मान कितना हो जाएगा, f का जोड़िए तो 4 3 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, इसका सिग्मा f का मान 10 हो गया। अब हमारा माध्य बराबर इतना बराबर पुट कर दीजिए, तो कितना fx का मान 36 है और सिग्मा f का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब काट दीजिए कितना हो जाएगा, 3.6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में, ये क्वेश्चन का हम लोग का लास्ट था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग क्या करिएगा कि इसको सेट लगाइएगा और मार के हमको कमेंट बॉक्स में सेक्शन में शेयर करिएगा, बताइएगा नहीं कि हमारा कितना अंक आया। चलिए चलते हैं, ओके, जय हिंद।